हर हर महादेव बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल इजी पढ़ाई बाय नीलम। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है कीन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम क्लासिकल थ्योरी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखिए। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा है एम्प्लॉयमेंट के बारे में और कैसे उसको डिटरमाइन करने की प्रोसीजर बताई हैं, वो आप देख लीजिए। उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरी की बात करेंगे, जो कि है कीन्सन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। कि ऑब्वियस ही बताए, नेम से ही पता चल रहा है। कीन्सन तो किसने दी है? तो जॉन मैनर्ड कीन्स ने वाली थ्योरी दी है अपने। उन्होंने बुक में पब्लिश, उन्होंने चाहे एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी है, आगे चल के हम इंटरेस्ट की थ्योरी पढ़ेंगे और मनी की थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी थ्योरी जो उन्होंने अपनी बुक में पब्लिश करी है, जिसका नाम ही है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, और कब पब्लिश करी थी? 1936 आफ्टर द डिप्रेशन। ओके, अब बेस क्या है इस थ्योरी का? Keynes assume that the employment is the function of income, कि employment, इसलिए employment और income जो है वो आपस में रिलेटेड है। मतलब अगर इनकम ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली आपका एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा। सपोज अगर मेरा छोटा सा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कमाने लग गई हूँ, तो मैं क्या करूँगी? 10 लोग और अपॉइंट करूँगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। तो इसका क्या कहते हैं? दैट एम्प्लॉयमेंट जो है वो फंक्शन है किसका? इनकम का। एम्प्लॉयमेंट किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। यानी कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इनकम भी बढ़ेगी, या इनकम बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। अब उन्होंने आगे 4 क्वांटिटीज बताई जिसपे ये थ्योरी पूरी की पूरी बेस्ड है। कौन कौन सी वो क्वांटिटी है? उन्होंने बताया कि इफेक्टिव डिमांड, आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रभावी मांग, उत्पादन, आय और रोजगार। ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे ये थ्योरी बेस्ड है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इफेक्टिव डिमांड यानी कि प्रभावी मांग आखिर होती क्या है। तो आप देखेंगे इफेक्टिव डिमांड इज डिटरमाइंड बाय द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यानी कि अगर आप इफेक्टिव डिमांड को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप कैसे निकलेगा? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई पे बेस्ड है। अब आप बोलेंगे ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई क्या है? ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, हम जब पूरे ओवरऑल इकोनॉमी की डिमांड की बात करते हैं और पूरे इकोनॉमी की सप्लाई की बात करते हैं तो उसको उसके आगे एक वर्ड लग जाता है जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट। अगर हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की डिमांड और सप्लाई की बात करते हैं तो हम नॉर्मल बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन जब पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आता है। अब इफेक्टिव डिमांड कब आएगी? इफेक्टिव डिमांड तब आएगी कि जब अपन, वेट अ सेकेंड, जब अपन इसको इक्वल कर दें। जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ लिखा हुआ भी है इक्वल हो जाएगा, तब हमारी इफेक्टिव डिमांड निकल के आ जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड बता दिया मैंने आपको, द टोटल डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? टोटल डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन टाइम। कि पूरी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की कितनी डिमांड हो रही है, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला कैसे निकलता है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखो अब डिमांड कैसे होगी? या तो डिमांड कंजप्शन के लिए होगी या फिर डिमांड आप करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब जो आप पैसा खर्च करेंगे या तो कंजप्शन के लिए करेंगे या इन्वेस्टमेंट के लिए करेंगे। तो वो ही अपने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। किसी निश्चित समय में किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को, टोटल मांग को ही हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या है। एग्रीगेट सप्लाई यानी कि टोटल सप्लाई की बात होती है, वही। अब वहाँ पर हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी, यहाँ पर टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इकोनॉमी में, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई या टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई कितनी है इकोनॉमी के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बात कर रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड टेक्निकल कंडीशन। भाई देखो, बीच में आपने देखा कि बटर की एकदम से डिमांड बढ़ गई, तो बटर क्या हुआ? बटर की सप्लाई कम हो गई। भाई वो तो अपने हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे थे, ठीक है, एकदम से डिमांड बढ़ गई तो क्या हुआ? सप्लाई बटर की कम हो गई। अमूल बटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर सपोज एक बार क्या हुआ कि वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, या फिर कहीं पे वॉर हो गया, या फिर कोई और चीज़ हो रही है कि बारिश अच्छे से नहीं आई तो टमाटो केचप नहीं बन पा रहा क्योंकि टमाटोज नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रीज़न की वजह से, फिजिकल और टेक्निकल रीज़न की वजह से शॉर्ट रन के अंदर हम बोल सकते हैं कंडीशन विच कैंट बी चेंज इन द शॉर्ट रन।
अब एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, C+S, ठीक है, यानी कि कंजप्शन और सेविंग को आप जोड़ लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एग्रीगेट सप्लाई, जिसको हम बोल सकते हैं समग्र आपूर्ति। ओके, इसका डेफिनेशन हम अगर हिंदी में देखें तो वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति, टोटल हम कितना वस्तुओं और सेवाएं दे पा रहे हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक विशिष्ट समय में, उसको हम बोलते हैं एग्रीगेट सप्लाई। समग्र आपूर्ति कभी भी शॉर्ट रन में किस पे डिपेंडेंट होती है, टेक्नोलॉजी और फिजिकल कंडीशन पे बेस्ड होती है, इन फैक्टर्स पे बेस्ड होती है। ठीक है, अगर हम देख लें कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का ये हम फॉर्मूला देख लें, हम इसको समझ लें इस ग्राफ को, तो इस ग्राफ के अंदर सिंपल सी चीज़ दे रखी है कि यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये है आपका एग्रीगेट डिमांड, दैट इज़ ये जो आप देख रहे हैं ये डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड का कर्व आप देख रहे हैं, और ये है आपका एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहीं पर आपका ई पॉइंट होता है, यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमने इफेक्टिव डिमांड भी यहीं पे हम बोलते हैं, इक्विलिब्रियम भी इसको हम बोलते हैं, दैट इज़ वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू द एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड को मेजर कर रहे हैं, आप यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई भी लिख सकते हैं क्योंकि हम दोनों का ही मैंने एक ही में बता दिया है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हो गया। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पे इनकम को मेजर करते हैं, तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इनकम बढ़ती है तो आपका क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है। ठीक है, इनकम बढ़ती है तो आपकी सप्लाई भी बढ़ रही है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम एंड एग्रीगेट सप्लाई एंड इनकम, इन दोनों के बीच में ही डायरेक्ट रिलेशन होता है। वाई, एग्रीगेट डिमांड जब होती है तो इनकम आपकी बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है अब आप कंजप्शन भी ज़्यादा करोगे, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा करोगे, यानी कि सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो इनकम का दोनों के साथ रिलेशन डायरेक्ट होता है। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये मैंने अभी आपको बताया है पर एम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं बताया, तो हम इसको देख लेते हैं कि जब इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे। ये मैंने आपको बताया, इनकम आपकी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, कंजप्शन भी बढ़ाओगे। भाई कहाँ आप 10,000 रुपये कमा रहे थे तो आप नॉर्मल पंखे के अंदर बैठे थे, जैसे आपने 50,000 रुपये कमाना स्टार्ट करा आप किस पे शिफ्ट हो गए, आप कूलर पे शिफ्ट हो गए। जब आप 1 लाख रुपये कमाओगे तो आप AC पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है, फिर 1 AC, 2 AC, 3 AC, यही काम चलता जाएगा। तो बेसिकली इनकम इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब कंजप्शन इंक्रीज होगा, जैसे आपने देखा गर्मियों के अंदर क्या होता है कि कूलर्स की एकदम से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तब डिमांड बढ़ रही है तो लोगों को, जो लोग बना रहे हैं, जो लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको बहुत सारे लोग लगाने पड़ेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम इज व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। इक्विलिब्रियम ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम को हम डिनोट कर सकते हैं कि जहां पर सेविंग और आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाई यानी कि इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पढ़ा, दैट इज C+I। C+I यानी कि आप इनकम को किस तरीके से खर्च करोगे। सपोज आपकी सैलरी 50,000 रुपये, आप उसको कैसे खर्च करोगे, हाउ यू विल इन्वेस्ट इन स्पेंड योर इनकम। यू विल स्पेंड योर इनकम इन 2 ways। 2 ways में आप इसको स्पेंड करोगे। फर्स्ट इज द इनकम, फर्स्ट इज द कंजप्शन एंड द सेकेंड इज द इन्वेस्टमेंट। या तो आप उसको कंज्यूम करने में, यानी कि ऐसे गुड्स आप कंज्यूम करोगे जो आपके यूज़ में आ रहे हैं, चाहे वो ड्यूरेबल हो चाहे वो नॉन ड्यूरेबल हो, या फिर आप कहीं उसको इन्वेस्ट कर दोगे। 2 तरीकों से ही हर किसी की इनकम खर्च होती है। ठीक है, तो ये इनकम का फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पर आप समझिए कि मैं जो यहाँ पर है, अब मैं इस C को इस साइड ले आऊँ, C को मैं इस साइड ले आऊँ, तो ये जो C है जो इस साइड आया है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस के अंदर हो जाएगा। C जो इस साइड आया है ये माइनस के अंदर हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये माइनस का हो गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं Y-C। ठीक है, अब Y-C एक और किसी का फॉर्मूला होता है, Y-C फॉर्मूला होता है सेविंग का। ठीक है, Y-C उसका फॉर्मूला होता है सेविंग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम Y-C की जगह क्या लिख देंगे, सेविंग लिख देंगे। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालने का एक और तरीका हमें पता चल गया, जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाते हैं वहां पर आपका इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि S इक्वल्स टू क्या होता है, Y-C। अब आगे बढ़ते हैं रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है और इंटरेस्ट का इसके साथ क्या रिश्ता है। भाई पहले अपन ने पढ़ा, एक बार रिपीट कर लेते हैं, पहले हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम और एम्प्लॉयमेंट के साथ में रिलेशनशिप पढ़ लिया कि इनकम का एम्प्लॉयमेंट के साथ रिलेशन क्या है। अब हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट। अब कीन्स थोड़ा आगे बढ़े
कीन्स ने बोला कि ये बात तो ठीक है कि कंजप्शन और अपन ने एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन बता दिया कि कंजप्शन बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का आपस में क्या रिश्ता है इन्होंने ये भी बताया कि जो आउटपुट है, अब हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, अब हम एग्रीगेट सप्लाई की नज़रों से पढ़ रहे हैं। अभी तक हम एग्रीगेट डिमांड की नज़रों से पढ़ रहे थे, हम कंज्यूमर की नज़रों से पढ़ रहे थे, अब हम प्रोड्यूसर की नज़रों से पढ़ेंगे। आउटपुट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट। आउटपुट जो होता है, आप जो भी सप्लाई लेके आते हो मार्केट में, जो भी प्रोडक्शन करते हो, वो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अब उन्होंने बताया कि एक सेकेंड, जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है, अगर हम उसको कंज्यूमर की नज़रों से देखें, सपोज आप और मेरा कोई बिजनेस नहीं है, हम बेसिक कंज्यूमर्स हैं, तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी, मतलब जो बैंक है, बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, बैंक ने क्या करा, अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, अब जहाँ पे एफडी में आपको 5% ब्याज मिलता था, अब वो 8% मिलने लग गया, तो आप क्या करोगे, आप अपना सारा पैसा एफडी में लगा दोगे। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए कौन सी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आप समझो कि आप प्रोड्यूसर हो और बैंक ने आप इंटरेस्ट बढ़ा दिया है, तो अब आप क्या करोगे, आप लोन नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे, क्योंकि इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा, अगर हम इसके देखें तो डिमांड कम हो जाएगी और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे इसकी नज़र है तो सही लग रहा है कि अब प्रोड्यूसर बना नहीं पाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। लेकिन इसकी नज़र से कैसे डिमांड कम होगी और एम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो आप देखिए कि जहाँ आप 10,000 रुपये के गुड्स परचेज कर रहे थे, अब आपने वही 10,000 रुपये एफडी में लगा लिए, तो आपके पास और मेरे पास भी तो पैसे नहीं बचे। तो बेसिकली हम भी अब डिमांड नहीं करेंगे, हम पंखे में ही सो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, इन दोनों रीज़न की वजह से, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की वजह से भी डिमांड और अल्टीमेटली एम्प्लॉयमेंट पे अफेक्ट पड़ता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड कम हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप नोट डाउन भी कर लेना कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाएगी तो आपका डिमांड भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी आपका कम हो जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी कम हो जाएगी तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। तो देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट and demand and employment, okay, but there is a direct relationship between demand and employment, okay. दैट्स इट, इतना ही बताया है इतना ही बताया है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो कि हैं हमारे, इतना ही बताया है कि कीन्स ने भी इतना ही बताया गया है। तो कीन्स का कोई क्रिटिसिज्म हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी भी हम कीन्स की थ्योरी को ही आगे पढ़ते हैं। तो कीन्स इज़ द लेटेस्ट थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओके। तो हम इतना ही पढ़ेंगे कीन्स की थ्योरी में। आगे हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ रेंट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम क्लासिकल थ्योरी और कीन्स की थ्योरी पढ़ेंगे। तो आप अच्छे से वो भी वीडियो देखिएगा, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। टिल देन, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।